नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। पहले रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब रांची के कचहरी चौक स्थित समाहरणालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस ने एहतियातन पूरे समाहरणालय की बम निरोधक दस्ते से जांच करवाई जा रही है। ये धमकी ईमेल के माध्यम से मिली है। सिविल कोर्ट की तरह ही इस बार भी धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। ईमेल में लिखा गया है कि समाहरणालय को सल्फर नाइट्रेट बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर आ गई है और तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर जांच शुरू करवा दी गई है। रांची कोतवाली के डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि धमकी की जांच की जा रही है। समाहरणालय में रांची डीसी, एसएसपी सहित दर्जन भर बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं। रांची पुलिस के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस अधिकारियों के दफ्तर भी यहीं स्थित हैं। ऐसे में समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी ने खलबली मचा दी है। बीडीएस टीम की जांच में फिलहाल कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन पूरे भवन की जांच करवाई जा रही है। बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि रांची पुलिस के निर्देश पर वे पूरे परिसर की जांच कर रहे हैं। इससे पहले 6 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद लगातार 2 दिनों तक झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने पूरे कोर्ट कैंपस की तलाशी ली थी। जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते को कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी। सिविल कोर्ट के बाद अब रांची समाहरणालय को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसकी जांच जारी है। हजारीबाग पुलिस ने स्कॉर्पियो चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। शराब तस्करी में होता था वाहनों का इस्तेमाल। हजारीबाग पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ा सफलता हासिल की है। पेलावल थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड अशरफ अली, जिसे पप्पू खान या गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, शामिल है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह झारखंड के विभिन्न जिलों से विशेष रूप से स्कॉर्पियो गाड़ियों की चोरी करता था। चोरी के बाद इन गाड़ियों को मॉडिफाई करके बिहार भेजा जाता था। जांच में ये भी सामने आया कि इन चोरी की गई गाड़ियों का इस्तेमाल बिहार में शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। वाहन चोरी के बाद इनकी नंबर प्लेट और चेसीज नंबर में छेड़छाड़ कर उन्हें तस्करों को ऊंचे दाम पर बेचा जाता था। हजारीबाग पुलिस के एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के बाद ये कार्रवाई संभव हो सकी। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरोह का नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में फैला हुआ था। चोरी की गई गाड़ियों को अलग अलग तरीकों से मॉडिफाई कर बिहार भेजा जाता था, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। पुलिस इस सफलता को अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर रही है और अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों तथा शराब तस्करी के नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। मैया सम्मान के लाभुकों को जल्द मिलेगा पैसा, देने की तैयारी में सरकार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कई लाभुकों को प्रारंभ में लाभ मिला, लेकिन 3-4 किश्त मिलने के बाद अब राशि नहीं मिल रही है। अब सरकार की ओर से उन्हें दोबारा राशि देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राज्य भर से शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जो योजना का आवश्यक मापदंड पूरा करते हैं। उन्हें प्रारंभ में राशि भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारणवश भुगतान बंद हो गया। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी जिलों से जानकारी मांगी है। निदेशक ने ऐसे लाभुकों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। निदेशालय की ओर से कहा गया है कि लाभुकों के कागजात में सुधार किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि चयनित योग्य लाभुकों को दोबारा राशि दी जा सके। राज्य में लगभग 51 लाख महिलाओं को मैया योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि लाभुकों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा राशि जिलों को उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पहचान या दस्तावेज की कमी, लाभुक का आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक पासबुक में कोई त्रुटि होना, नाम, जन्मतिथि, पता या बैंक खाता नंबर गलत दर्ज होना, बैंक खाता और आधार कार्ड के रिकॉर्ड में भिन्नता होना, बैंक खाता का आधार से लिंक ना होना, यदि लाभुक
योजना की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और कागजात में त्रुटियों के कारण राशि नहीं मिल रही है तो इसे दूर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश जिलों को दिया गया है। मैया योजना के लाभुकों को फरवरी की राशि होली से पहले मिल जाएगी। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इस माह के अंत तक सभी लाभुकों के बैंक खातों में 1 माह की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। पिछले माह राज्य में 51 लाख लाभुकों को राशि ट्रांसफर की गई थी और राशि जिलों को दी जा चुकी है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर से कचरा फेंककर वापस लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार पहले महिला के सामने से गुजर गए। जैसे ही महिला घर की ओर लौटने लगी, बदमाश दोबारा उसके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर गले से चेन छीन ली। महिला ने विरोध करते हुए चेन बचाने की कोशिश की, लेकिन खींचतान में उसके गले पर गंभीर खरोंच आ गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश पहले रेकी करते हैं और फिर मौका पाकर वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों आरोपी हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। गोड्डा में कार की टक्कर से छात्र की मौत। बाजार से लौट रहे अंकुश की स्कूटी को कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही गई जान। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय छात्र अंकुश कुमार की मौत हो गई। गोविंदपुर के समीप गोड्डा पीर 35 मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अंकुश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार अंकुश कुमार बाजार से सामान खरीदकर अपने घर गोविंदपुर लौट रहा था। इसी दौरान पीर 35 की ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसकी स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। मृतक गोविंदपुर के रहने वाले प्रताप पासवान का बेटा था। परिजनों के अनुसार अंकुश 10वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा दे रहा था। वो 3 बहनों और एक भाई में सबसे छोटा था। परिवार में उसकी मौत से कोहराम मच गया है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। कुछ समय तक गोड्डा पीर 35 मार्ग पर यातायात बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि कार और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार अंकुश कुमार की मौत हुई है। दुर्घटना के बाद कार को जब्त कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क जाम हटवा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। राजधनवार में 12 वर्षीय बच्चा लापता, ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के मायाराम टोला से एक 12 वर्षीय आयुष कुमार रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी बालक का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में चिंता व आक्रोश है। जानकारी के अनुसार आयुष कुमार अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ। बताया गया कि घटना के दिन वो घर के आसपास ही था, लेकिन कुछ देर बाद उसका पता नहीं चला। घर न लौटने पर परिजनों ने आसपास के खेत, बगीचों और मोहल्ले में खोजबीन की। रिश्तेदारों व परिचितों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने धनवार थाना में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आयुष कुमार की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस संभावित स्थानों पर छानबीन कर रही है। आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आयुष कुमार की सकुशल बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष कुमार का 36 घंटे बाद भी पता नहीं चलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क जाम कर दी। करीब 3 घंटे तक चले इस जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में तेजी लाने और जल्द से जल्द बालक को बरामद करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि संतोषजनक कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बालक के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत थाना को सूचित करें। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव और चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजन बेसब्री से अपने बच्चे की सुरक्षित वापसी की आस लगाए हुए हैं, जबकि प्रशासन मामले के शीघ्र समाधान का दावा कर रहा है। रांची कोकर में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। राजधानी रांची के कोकर इलाके में गुरुवार दोपहर को एक कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ऑटो से टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। लालपुर थाना प्रभारी रूपेश सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया है। इस हादसे के बाद काफी लोग सड़क पर जमा हो गए, जिससे वहीं अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने लोगों को हटाकर सड़क खाली कराया। रेलवे टीटी सहित कई लोगों को कुचलने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। राजधानी के चुटिया इलाके में बुधवार देर रात सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मौत बनी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वाहन मालिक अतुल चड्ढा उर्फ अतुल सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार देर रात रांची के चुटिया में अपने वाहन से सड़क पर आतंक मचाने वाले अतुल चड्ढा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतुल के वाहन की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुई। पहचान होने के बाद पुलिस उसे बुधवार रात से ही तलाश रही थी। रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि आरोपी अतुल चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रांची के हटिया इलाके का रहने वाला है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि अतुल चड्ढा चुटिया के रहने वाले मुंचुन सिंह के घर एक कार्यक्रम में गया था। वहीं से वो अपनी काले रंग की गाड़ी से बाहर निकला और एक साथ 6 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में धर्मेंद्र नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। बुधवार देर रात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर चौक के पास बुधवार को तेज रफ्तार काली रंग की एक कार ने सड़क किनारे चल रहे 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक धर्मेंद्र सिंह मूल रूप से हटिया के रहने वाले थे। वर्तमान में चुटिया इलाके में ही रह रहे थे। वहीं घायलों में रेलवे की महिला टीटी अन्नापूर्णा नायडू, उसके पुत्र कुणाल नायडू, अमित सिंह, संदीप महतो और प्रशांत गौरव शामिल हैं। इस घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर फरार हो गया था। घटना के बाद आसपास में मौजूद लोगों ने सभी घायलों को गुरु नानक अस्पताल ले गए, जहां सभी को भर्ती कर लिया गया। बताया जा रहा है कि घायल महिला टीटी और उसके पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है। पलामू में पकड़ी गई 70 लाख की अवैध शराब, 3 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बिहार झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 850 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी बिहार के छपरा जबकि 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। दरअसल बिहार और झारखंड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ पलामू में जाल बिछाया था। इस ट्रैप में मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस भी शामिल थी। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक पर एक ट्रक को रोका गया। ट्रक में कोयला पाउडर के अंदर शराब की पेटियों को छुपा कर रखा गया था। हिरासत में लेने के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शराब की खेप को पंजाब के मोहाली में ट्रक पर लोड किया गया था। बाद में ट्रक को करनाल, चित्रकूट और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड के पलामू लाया गया था। पलामू के डाल्टनगंज में शराब की खेप की डिलीवरी होने वाली थी। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। हिरासत में लिए गए तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शराब की खेप पहुंचाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिले थे।
अधिकारियों ने धनबाद मंडल कारा का किया निरीक्षण, सुरक्षा व सुविधाओं की हुई जांच। धनबाद मंडल कारागृह व्यवस्थाओं को परखने के लिए गुरुवार को जिले के आला अधिकारियों की टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने जेल के विभिन्न वार्डों, बैरकों, अस्पताल व कार्यालयों का भ्रमण कर सुरक्षा मानकों, कैदियों के रजिस्टर व प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनबाद बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि ये रूटीन निरीक्षण था और निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गईं। डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कैदियों को दी जा रही सुविधाओं, भोजन, पानी और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई ताकि जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार किया जा सके। छोटी-मोटी कमियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें दूर किया जाएगा। फिलहाल जेल की समग्र व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। डीसी ने बताया कि जेल में कैदियों के भोजन के राज्य सरकार की ओर से तय स्टैंडर्ड मेन्यू का पालन हो रहा है। कैदियों को सप्ताह में 3 दिन मांसाहारी भोजन दिया जा रहा है। अब जेल की दीवारों पर भोजन मेन्यू को प्रदर्शित किया जाएगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि ये निरीक्षण सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया जो पूरी तरह दुरुस्त पाई गई। निरीक्षण में सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। SIR के लिए दिए जा रहे झारखंड के दस्तावेज, पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 1640 आवेदन, 135 फर्जी। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण, इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने झारखंड के दस्तावेज प्रस्तुत करके मतदाता बनने की दावेदारी की है। चुनाव आयोग द्वारा इन आवेदनों के दस्तावेजों की चल रही जांच में सैकड़ों दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अब तक पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 1640 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 135 आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेज अवैध सिद्ध हो चुके हैं। इसी तरह अन्य राज्यों से प्राप्त दस्तावेजों में भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से मतदाता सत्यापन के लिए भेजे जा रहे झारखंड संबंधित दस्तावेजों की त्वरित जांच कर प्रतिवेदन समय पर संबंधित राज्यों को भेजा जाए। के रवि ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इस दौरान अन्य राज्यों में झारखंड से जुड़े मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे जा रहे हैं। राज्यों में भी गहन पुनरीक्षण की पूर्व तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं ताकि प्रक्रिया सुगम हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची तैयार करते समय पैतृक मैपिंग यानी फैमिली मैपिंग के साथ साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीट एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सघन जांच की जाए। के रवि ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में किसी भी मतदाता की ब्लर फोटो संबंधित मामले लंबित न रहें। मतदाता पहचान पत्र में स्पष्ट एवं रंगीन तस्वीर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी BLO ऐप के माध्यम से नई तस्वीर खींचकर अपलोड करें। रांची नगर निगम के खिलाफ फुटपाथी दुकानदारों का प्रदर्शन, बिना बसाए दुकानें हटाने का विरोध, TBC गठन की मांग। राजधानी रांची में फुटपाथ पर ठेला, रेहड़ी और दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले सैकड़ों फुटपाथी दुकानदारों ने गुरुवार को रांची के अटल वेंडर मार्केट से एल्बर्ट एक्का चौक तक हाथों में तख्तियां और बैनर लिए आक्रोश मार्च निकाला। भारतीय हॉकर महासंघ के बैनर तले रांची के फुटपाथी दुकानदारों ने ये प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के रांची नगर निगम के द्वारा प्रशासन की मदद से उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल वेंडर दुकानदार रवि पासवान ने कहा कि हम लोग वर्षों से फुटपाथ पर दुकानें लगाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है क्योंकि हर दिन नगर निगम द्वारा उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। वहीं इस दौरान डोरंडा क्षेत्र के वेंडर दुकानदारों के नेता मोहम्मद शफीक ने कहा कि रांची नगर निगम द्वारा हर दिन फुटपाथी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। निगम की इस कार्यवाही के खिलाफ और TBC के गठन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहम्मद शफीक ने कहा कि 2014 में बने केंद्र सरकार के कानून और 2017 में बने झारखंड सरकार के कानून के अनुसार बिना पूर्व सूचना दिए फुटपाथी दुकानदारों को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन रांची नगर निगम की ओर से कानून को ताक पर रखकर फुटपाथी दुकानों को हर दिन हटाया जा रहा है। फुटपाथी दुकानदार नेता मोहम्मद शफीक ने कहा कि नियम के अनुसार फुटपाथी दुकानदारों को दुकानें हटाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, लेकिन यहाँ न नोटिस दिया जा रहा है और न जो सामान जब्त करते हैं उसका जब्तीनामा दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से रांची नगर निगम ने TBC यानी टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया, जिसके चलते वेंडर्स के हितों का सारा काम प्रभावित हो रहा है।
रांची पलामू होते हुए अयोध्या लखनऊ के लिए नई ट्रेन, पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी थी मांग। झारखंड में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने पुरुलिया से आनंद विहार के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन रांची, डाल्टनगंज, अयोध्या धाम, लखनऊ होते हुए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र लिखकर नई ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। पलामू सांसद ने लोकसभा में पलामू को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन की मांग की थी और कई बार केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर नई ट्रेन शुरू की जा रही है। पुरुलिया आनंद विहार ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी। ये रांची, लोहरदग्गा, टोरी, अयोध्या धाम और लखनऊ होते हुए आनंद विहार जाएगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया और कहा कि इस ट्रेन से पलामू क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। ट्रेन के शुरू होने से पीजीआई जाने वाले बीमार लोगों को सुविधा मिलेगी, साथ ही वाराणसी और अयोध्या धाम दर्शन करने जाने वालों को भी फायदा होगा। जल्द ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पलामू इलाके से लंबे समय से लखनऊ के लिए ट्रेन की मांग हो रही थी। ऑपरेशन नारकोश के तहत आरपीएफ रांची की बड़ी कार्रवाई, 18 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोश के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा के साथ अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी गई है। मामले की सूचना तत्काल सहायक सुरक्षा आयुक्त रांची अशोक कुमार सिंह को दी गई। उनके मौके पर पहुंचने के बाद विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों की व्यक्तिगत तलाशी और बैग की जांच की गई। जांच के दौरान राजू कुमार के पास से भूरे प्लास्टिक में लिपटे गांजे के 10 पैकेट और छोटी कुमारी के पास से 8 पैकेट बरामद किए गए। मौके पर वजन करने पर कुल 18 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि उन्हें ये गांजा और रेलवे टिकट संबलपुर, ओडिशा निवासी बिस्नू नामक व्यक्ति से मिला था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर गिरधरपुर निवासी बिट्टू चंद्रवंशी और छोटू सिंह को ये खेप सुपुर्द करनी है। आरपीएफ ने बरामद गांजे को विधिवत जब्त कर सील कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपितों को जब्त माल के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया है। धनबाद में एसएससी एमटीएस की परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों में आक्रोश। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित कौआ बांध के एलेक्सा आईटी सॉल्यूशन केंद्र पर बुधवार को आयोजित एसएससी एमटीएस की तीनों पालियों की परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई। इसके पीछे की वजह सर्वर में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। वहीं परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई। कई अभ्यर्थियों ने इस बात का विरोध जताया। झारखंड समेत बिहार के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे थे। झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों से परीक्षा में शामिल होने धनबाद पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि बिना पूर्व सूचना परीक्षा रद्द कर दिए जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने यात्रा और रहने पर खर्च किया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा संचालन कर रही एजेंसी एडुक्विटी कंपनी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे पहले भी अन्य परीक्षाओं में अलग अलग केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब टीसीएस कंपनी परीक्षा आयोजित करती थी तब इस तरह की सर्वर समस्या कम देखने को मिलती थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि एजेंसी बदलने के बाद से तकनीकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं स्थिति को देखते हुए गोविंदपुर और बरवा अड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज छात्रों को शांत कराने का प्रयास किया। इस संबंध में परीक्षा ऑब्जर्वर रणजीत सिंह ने बताया कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा 4 फरवरी से चल रही है। बुधवार को सर्वर में गड़बड़ी के कारण तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नई परीक्षा तिथि एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। रामगढ़ में कोयला कारोबारी के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत सौंदा बस्ती सरैया टोला में देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने कोयला व्यवसायी सह रेलवे रैक लिफ्टर गजानन प्रसाद उर्फ गज्जू साव के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों ने इसी इलाके में सेल संचालक नीतीश कुमार के आवास के बाहर भी गोलियां चलाईं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। फायरिंग की ये पूरी वारदात पास लगे
लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधी सायल सौंदा बस्ती की ओर से बाइक पर सवार होकर आए, घर के पास पहुंचे और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी उसी रास्ते फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया है। घटनास्थल पर पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी स्वयं मौजूद रहकर पूरे मामले की मॉनिटरिंग किए। उनके साथ पतरातू थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार सहित पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान में जुटी है। गौरतलब है कि इससे पहले 24 जनवरी 2023 को भुरकुंडा के बीच बाजार में गजानन प्रसाद उर्फ गज्जू साव की गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। लगातार हो रही इन घटनाओं से लेवी वसूली की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने बताया कि गोलीबारी की सूचना मिली है, मामले की जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जामताड़ा में दिखा मजदूर संगठनों की हड़ताल का असर, बंद रहे बैंक, पसोई मोड़ पर घंटों लगा जाम। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का असर आज जामताड़ा में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। हड़ताल के समर्थन में जिले के अधिकांश बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहे, जिससे सामान्य बैंकिंग और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर उतरे। साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य सड़क स्थित पसोई मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक जाम लगाया। इस दौरान यातायात प्रभावित रहा। हालांकि नेताओं ने मौके पर मौजूद राहगीरों और वाहन चालकों को जाम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और शांतिपूर्ण समर्थन की अपील की। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसानों और मजदूरों की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। नेताओं ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते से किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा 4 लेबर कोड लागू कर बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विधेयक और बीज विधेयक को आम जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों, खेत मजदूरों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सभा में मौजूद कई राहगीरों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वे जनहित के मुद्दों पर संघर्ष में साथ हैं और अस्थायी कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हैं। गुमला में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, घर जाते वक्त हुआ हादसा, ट्रैक्टर से हुई टक्कर, टाटा मैजिक ड्राइवर की गई जान। गुमला जिले के रायबी थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय पंकज मिंज की मौत हो गई। वो चिरगांव का निवासी था। परिजनों के अनुसार पंकज मिंज अपने टाटा मैजिक वाहन से गुमला से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसने आगे जा रहे एक ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक पंकज मिंज टाटा मैजिक वाहन चालक के रूप में काम करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टरों में पीछे की ओर लाइट लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि अंधेरे में ट्रैक्टर दिखाई नहीं देते, जिससे अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और अन्य वाहन चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बंद को रांची में सफल बनाने में जुटा ट्रेड यूनियन और किसान संगठन, प्रदर्शन की वजह से लगा लंबा जाम। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। यूनियनों ने ये बंद केंद्र सरकार की तमाम आर्थिक नीतियों के विरोध में बुलाया है, जिनमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, नए श्रम कानून भी शामिल हैं। देशव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए रांची में भी वामपंथी दलों के साथ साथ कई मजदूर एवं किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रमिक कोड और उसके प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, मनरेगा की बहाली, किसानों को मिलने वाली फ्री बिजली
बिजली की व्यवस्था जारी रखने, किसान विरोधी बीज विधेयक 2025, शांति एक्ट 2025 और बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी देने के खिलाफ तथा अमेरिका भारत व्यापार समझौते के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 श्रमिक संहिताओं और उसके प्रावधानों को मजदूर विरोधी बताते हुए उसे रद्द करने के साथ हर शख्स को सम्मानजनक रोजगार और न्यूनतम मजदूरी, संगठित होने और सामूहिक बाजेबाजी का अधिकार, कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मजदूर, किसान और उनके परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन, सभी के लिए खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को तत्काल लागू करने की मांग की है। धान खरीद की धीमी रफ्तार से सरकार चिंतित, कृषि मंत्री ने इसको बताया वजह। झारखंड में धान की अच्छी पैदावार के बावजूद राज्य सरकार लक्ष्य के अनुरूप इसका खरीद नहीं कर पा रही है। इस साल सरकार के द्वारा 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें विभाग ने अब तक 22,29,159 क्विंटल ही खरीद पाई है। धान खरीद का यही हाल रहा तो विगत वर्षों की तरह इस बार भी सरकार धान खरीद में लक्ष्य को नहीं पा सकेगी। धान खरीद की धीमी प्रगति पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण MSP कम होना है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इस बार अच्छी बारिश के कारण धान का पैदावार काफी हुआ है। पैदावार के अनुरूप राज्य सरकार धान अधिप्राप्ति नहीं कर सकती है। राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है इसके अनुरूप धान खरीद की जा रही है, मगर मेरा मानना है कि आज आवश्यकता है MSP को न्यायसंगत बनाने का, ताकि जो किसान सरकार को धान नहीं बेचकर खुले बाजार में बेचते हैं, कम से कम उन्हें भी सरकारी दर का लाभ मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।